नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटी पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं मिहिर भट्ट और मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक लॉ हैं। और आज पूरे दिन जी बिजनेस पर जीएसटी के लॉन्च का मेगा कवरेज आप देख रहे हैं। कुछ ही घंटे बचे हैं विवेक। बिल्कुल, इतना एक एक्साइटिंग ऐतिहासिक डे है मिहिर, एंड इट्स ग्रेट टू बी विद यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट सुबह भी जब हमने कुछ कॉर्पोरेट से बात की थी, दे वर आल्सो क्वाइट एक्साइटेड। पूरे दिन में भी जिन लोगों से हमने बात की, एंड द बेस्ट पार्ट वाज, आज अगर आपने मार्केट की क्लोजिंग भी देखी हो, डिस्पाइट वीक ग्लोबल क्यूज और जिस तरह का सेटअप था, क्लोजिंग में मार्केट्स आल्सो रिबाउंडेड एज इफ इट वाज प्रिपेयरिंग फॉर द जीएसटी लॉन्च। नो, इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, और इसीलिए जी बिजनेस आपके लिए हर क्षेत्र से जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितनों की भी राय आप जानना चाहेंगे, आज उन सबको हम लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे साथ इस शो में कई जानकार जुड़ने वाले हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले आज रात को 12 बजे जीएसटी लॉन्च की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट द लॉन्च प्रिपरेशंस। किस तरह से जीएसटी लॉन्च होगा, कौन कौन सी हस्तियां शिरकत करेंगी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में। 14 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के ऐलान के लिए संसद का विशेष समारोह रात 12 बजे बुलाया था, और अब जीएसटी लॉन्च करने के लिए मोदी सरकार भी ऐसा ही भव्य समारोह आयोजित करने जा रही है। अब से कुछ घंटे बाद संसद के सेंट्रल हॉल में आजाद भारत के टैक्सेशन सिस्टम का इतिहास लिखा जाएगा। यानी घड़ी की सुई जैसे ही 1 जुलाई 2017 की तारीख में एंट्री लेगी, देश में जीएसटी लागू हो जाएगा। जाहिर है, मौका बड़ा है तो तैयारी भी उतनी ही बड़ी है। लिहाजा उद्योगपति रतन टाटा से लेकर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, स्वर कोकिला लता मंगेशकर से लेकर सोली सोराबजी, हरीश साल्वे जैसे दिग्गज आधी रात को होने वाले जीएसटी लॉन्च समारोह के गवाह बनेंगे। और ये तो महज चंद नाम हैं। ऐसे ही करीब 100 बड़ी हस्तियों को जीएसटी मेगा लॉन्च के लिए इनविटेशन भेजा गया है। इन हस्तियों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर्स सी रंगराजन, विमल जालान से लेकर इंडस्ट्रीज बॉडीज सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के हेड शामिल हैं। अब तक तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा डायस पर मौजूद होंगे। इस भव्य समारोह के लिए जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। रात करीब 11:15 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 1 घंटे 20 मिनट के इस जीएसटी लॉन्च की शुरुआत जीएसटी पर बनी 10 मिनट की फिल्म से होगी। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का शुरुआती संबोधन होगा, और फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 25 मिनट का भाषण देंगे। जीएसटी लॉन्च के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मेट्रोमैन ई श्रीधरन, आरएसएस के आइडियोलॉग एस गुरुमूर्ति, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, सीबीईसी चेयरमैन वंचा एन सरना, सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्रा को भी न्योता दिया गया है। यानी जैसे ही घड़ी की सुई 1 जुलाई 2017 की शुरुआत का ऐलान करेगी, लंबे वक्त से लटका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरे देश में लागू हो जाएगा। यानी एक देश एक टैक्स सिस्टम। आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म होगा, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इनफैक्ट आज जीएसटी लॉन्च होने तक और उसके बाद और फिर कल सुबह भी आप देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क यानी जी मीडिया पर, जी बिजनेस पर इसकी सबसे बड़ी कवरेज देखेंगे। बिकॉज हम पूरे देश भर में, इनफैक्ट विवेक, हमने ये भी सोचा कि हमें ना सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली जैसे मेट्रोज में, देश भर के हर कोने से एक रियलिटी चेक लेना चाहिए। सो ऑल द रिपोर्टर्स आर गोइंग टू जॉइन अस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और हम उनके पास जाएंगे, मार्केट प्लेसेस में जाएंगे, ट्रेडर्स से बात करेंगे, और उन सभी की जो भी दिक्कतें होंगी उसका भी आपको समाधान यही मिलेगा। कल दोपहर 2 बजे हमारे साथ जीएसटीएन चेयरमैन जुड़ेंगे फॉर अ लाइव इंटरेक्शन विद आवर ट्रेडर्स या फिर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ
पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ी हैं फ्रॉम पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स। हमारे साथ हर्षपति सिंघानिया जी हैं जेके पेपर से। हरप्रीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। डायरेक्ट टैक्स पर इनडायरेक्ट टैक्स पर बात करेंगे KPMG से। स्वागत है। एंड विवेक ऑब्वियसली मेरे साथ हैं यहाँ पर स्टूडियोज़ में। तो स्वागत है आप सभी का एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पुनीता, दिस वन इज़ फॉर यू। सबसे पहले तो बधाई हो क्योंकि आपकी तो मेरे ख्याल से काफ़ी भूमिका रही होगी GST के लॉन्च में। जयंत जी ने इतनी अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने हमसे बातचीत में भी यही कहा था। एंड यू कमांड हिज होम मिनिस्ट्री, सो ऑब्वियसली आपके भी काफ़ी इनपुट्स रहे होंगे। बट हाउ आर यू फीलिंग, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू एंटर इन अ न्यू अरीना आज रात से? No, definitely I'm going to speak from the vantage point of as एक investor और एक board member various companies के। मैं उस हैसियत से बोलूँगी बिल्कुल, और अपना point of view उस point of view के lens से दूँगी। तो कई सारे countries में GST implement हो चुका है पहले, और हर एक country का experience ये रहा है कि जो systems होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको स्मूदन आउट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और जब मैं कंपनी से बात कर रही हूँ, हालांकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ, दे सेइंग हम लोग फुली वेल प्रिपेयर्ड है, बट जो उनके डीलर्स एंड वेंडर्स हैं वो थोड़े अभी भी कंफ्यूज है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन एक हिकअप हो सकता है, और हिकअप मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, बट लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली इट इज़ वेरी गुड फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर इन जनरल, बिकॉज उनका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। हरप्रीत, आपने सुना जैसे इन्होंने भी कहा पुनीता ने कि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ हिकअप्स हो सकते हैं, खासकर वेंडर और द बिग कॉर्पोरेट्स दे सीम वेल प्रिपेयर्ड, बट अगर हम स्मॉल वेंडर्स के प्रति जाएं तो वहाँ शायद कन्फ्यूजन काफ़ी है और इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्योंकि आप इतनी कंपनियों को आप एडवाइस करते हैं, आपका क्या मानना है कि कन्फ्यूजन काफ़ी है, कि या आपको लगता है कि ये जैसे हर चेंज में होता है टाइम लगता है अडेप्ट करने में, और ये भी आज से अगर हम 1 महीने बाद बैठेंगे और बात करेंगे तो शायद ये क्वेश्चन रेलेवेंट ही ना होगा? किस स्केल पे कन्फ्यूजन दिख रहा है आपको? See, to my mind, confusion is tremendous, and both the government and the industry is to be blamed for that. लॉ जो रिलीज़ किया गवर्नमेंट ने वो बहुत टुकड़ों में, पीसमिल में रिलीज़ किया है। अब आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, टेक्सटाइल्स में लॉ जो रेट्स रिलीज हुए 3 जून को हुए। एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका टेक्सटाइल्स का बिजनेस है, जो इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम to configure their IT system when the rates are not there in the public domain? Certain forms were released as recent as last week. So to that extent, because of late release of the law, there's a lot of chaos in the market. बड़े बेसिक से सवाल है। मेरे क्लाइंट अक्सर मेरे को बोलते हैं, प्रीत जब लॉ नहीं आया था आप ज़्यादा आंसर दे रहे थे, अब जब लॉ आ गया तो आपने कम आंसर देने शुरू कर दिए। एक सिंपल सा आपको उदाहरण दूंगा। एक कंसेप्ट है कि अगर आपको लोकल टैक्स चार्ज करना है या इंटर स्टेट, उसके लिए एक कंसेप्ट है लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स जो है लॉ में डिफाइंड नहीं है, तो उसके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। जहाँ से मैं इनवॉइस रेज कर रहा हूँ वो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, कि जहाँ से मेरे गुड्स जा रहे हैं वो लोकेशन ऑफ सप्लायर है। ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन है जिसका आपको लॉ में इसका आंसर नहीं है। तो इंडस्ट्री अलग अलग इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करिए। इन सब चीज़ों की वजह से जो क्योस है, जो कन्फ्यूजन है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन इनफैक्ट इस पर ना विवेक, मैंने ये बात जब मैंने हसमुख आदिया जी से बात की थी तो मैंने वी रेज दिस क्वेश्चन बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अभी भी विरोध चल ही रहा था। इनफैक्ट 2 दिन पहले तक उनका जो व्यू था वो तो ये था कि इस इंडस्ट्री में हालांकि ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टू दैट एक्सटेंट, लेकिन इस इंडस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा नॉन कंप्लायंस भी है और इसीलिए इतनी शिकायत भी आ रही है वहाँ से। पर ये अहम मुद्दा आपने उठाया है। हमारे साथ हर्षपति सिंघानिया जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मिस्टर सिंघानिया, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। देश के सबसे बड़े मंच पर आप इस समय GST की सबसे बड़ी कवरेज का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। डू यू अग्री विथ व्हाट हरप्रीत हैज़ जस्ट मेंशन्ड? हालांकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, पर आई मीन बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, डू यू शेयर हिज व्यू? देखिए, कहीं कहीं पर कुछ इश्यूज हो सकती हैं और कुछ इश्यूज हैं, कुछ एप्रीहेंशन भी हैं। और जैसा पुनीता जी ने कहा कि मेरे हिसाब से बड़ा उद्योग या लार्ज इंडस्ट्री बेटर प्रिपेयर्ड है। जो एक संभावना एक चीज़ होती
लेकिन मेरा तो ये समझना है कि हम लोगों की अलग अलग बिजनेसेस हैं जेके ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारे पेपर का भी है, सीमेंट है, टायर है, एग्री बिजनेसेस हैं। हमारे यहाँ पर सीनियर लेवल पे या डाउन द लाइन किसी को ऐसा एप्रीहेंशन नहीं है कि कोई भयानक चीज़ है या कोई बहुत तकलीफ होगी। हाँ, हमारे यहाँ भी कुछ एप्रीहेंशंस हैं कि बिल्कुल लास्ट माइल में थोड़ा समय लगेगा, और कोई भी चीज़ जब इंट्रोड्यूस होती है नई तो कुछ उसमें टीदिंग ट्रबल्स होती हैं। आज जब वैट भी आया था उस समय भी तकलीफें हुई थी, और जहाँ जहाँ ऐसे इश्यूज़ हैं, जेन्युइन इश्यूज़ होंगी, वहाँ पर सरकार स्पष्टीकरण करेगी। कुछ लोग एडजस्ट हो जाएंगे किस तरीके से, दे हैव टू गेट यूज्ड टू द वे ऑफ डूइंग दिस। तो मेरे हिसाब से तो ये एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है, और जीएसटी जैसे चीज़ के लिए मेरे हिसाब से यू कैन नेवर बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो ये जिस समय भी लागू होता या होगा, चाहे 1 जुलाई होता चाहे बाद में होता, ये इश्यूज तो आती। Punita, hi, good talking to you again. Vivek Law here. My question to you, there have been lots of estimates around the extent of impact that GST could have on India's GDP. Since you are someone who advises a lot of investors, global investors, you used to be part of a massive fund as well, and you probably still interact with them. What is your sense? How much is being penciled in that could be the impact that GST could have on India's GDP? So I think net एक positive impact आएगा, because जो unorganized sector is going to come into the net, and when the unorganized sector comes into the net, then that measurement of GDP that they were probably getting ignored at some level, so they will now have to report. So that should enhance the overall measures for volume, production, etc., and therefore improve GDP. But the quality of the tax collections will improve significantly. So the impact on the economy and the ability of the government to spend on infrastructure and other initiatives are going to be actually very positively impacted. So while in the short term some unorganized companies in certain unorganized sector will be negatively impacted, some will survive and some will actually not survive, but those who survive will actually bring positive contribution to the GDP. हरप्रीत, हालांकि हम बात ज़्यादातर गुड्स की कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सर्विसेज के तरफ जाएं तो वहाँ पर क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर बढ़ेंगे ही प्राइसेस, 15 से 18 ही होगा, कि कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जहाँ घट भी सकता है? क्योंकि प्रोडक्ट में तो अभी ये ओपन क्वेश्चन है कि कुछ कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, कुछ घटेंगे, न्यूट्रल होगा नेट, लेकिन सर्विसेज विच इज़ अबाउट 50% ऑफ आवर इकोनॉमी, डू यू बिलीव दैट देयर इट्स अ डन डील, 15 will go to 18 and that could pinch a lot of people? So you're absolutely right. So on services, there's definitely a done deal, because 15 is moving to 18. So about 90-95% of those services would be liable at 18%. Having said that, there's a wrong notion, which is that, because of this increase of 3%, as far as service industry is concerned, there would be inflation. Why I use the word wrong notion is because, see, 60-62% of our GDP is service sector. And if you look at this bifurcation of this service sector, 80% is from business to business services. Like KPMG rendering services to my clients. So उसमें अगर 15 के बदले आज हम 18 भी चार्ज करेंगे, हमारे क्लाइंट्स को क्रेडिट मिल जाएगा. So that does not mean it will eventually result into inflation, because उनको सेट ऑफ मिल जाएगा. 3% उन्होंने हमको तो पे किया, बट उनको आउटपुट पे सेट ऑफ मिल जाएगा, इसलिए उनका बॉटम लाइन जो है प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं होगा. द ओनली इम्पैक्ट इज फॉर एंड कंज्यूमर. अगर आप आज ट्यूटोरियल्स में जाते हैं या जिम्नेजियम यूज़ करते हैं, वहाँ आम आदमी को थोड़ा पिंच होगा. अभी उनको 15% देना पड़ता है, कल को 18% देना पड़ेगा. बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्विस सेक्टर में कोई भी आज सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, जो भी वो गुड्स यूज कर रहा है उस पर जो टैक्स लगता है, जिसे हम VAT बोलते हैं, उसका सेट ऑफ उसको नहीं मिलता. जो अब मिलेगा. जो अब जैसे KPMG हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम अपनी फीस कम करेंगे, लेकिन सर्विस रेंडर करने के लिए हमारे जो 11,000 एम्प्लॉइज जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उस पर जो उन्होंने वैट दिया, उसका क्रेडिट उनको आज नहीं मिलता, हमको आज नहीं मिलता, कल को हमको वो क्रेडिट मिल जाएगा. तो ओवरऑल ये 3% जो इंक्रीज है, ये काफी हद तक सेट ऑफ हो जाएगा एडिशनल क्रेडिट से. बिल्कुल. मिस्टर सिंघानिया, एक मैक्रो व्यू में आपसे लेना चाहूँगा. ओवरऑल अगर हम GST के ढांचे को देखें, या फिर जब मेरी वित्त मंत्री जी से बात हुई थी, तब उन्होंने भी जो इंडिकेशन दिया,
ओवरऑल इम्पैक्ट इसका ये लग रहा है कि जो फूड बास्केट है उसमें जो क्रिटिकल आइटम्स हैं जो कि एक गरीब की थाली में होती है, वो सारी हो सकता है सस्ती हो, कम से कम महंगी नहीं होगी। और दूसरा, जिस तरह का कंजम्पशन पैटर्न है या फिर सर्विसेज जिस तरह से महंगी होने जा रही हैं, अब कहीं ना कहीं एक्चुअली ये प्रतीत होता है कि जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास का तबका है उनके लिए हो सकता है चीज़ें सस्ती हो, जो अपर मिडिल क्लास है एंड द एलिट क्लास, उनके कंजम्पशन की जो चीज़ें हैं दे मे कॉस्ट लिटिल मोर देन व्हाट दे आर कॉस्टिंग राइट नाउ। इज दैट द करेक्ट असेसमेंट? I'll be very frank, I would not be able to say whether that is the correct assessment, but you are right, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो सरकार ने एक ख़ास चीज़ की है जो मुझे एटलीस्ट लगा कि उन्होंने काफ़ी केयर लिया है कि जो रेट फिक्स हुई हैं जीएसटी की ओवरऑल बिजनेसेस के लिए, वो जो पहले एक्साइज और वैट लगता था उससे अधिकतर मोस्ट ऑफ दोज आर लोअर और इक्वल टू देम। सो देयरफॉर दे हैव बीन वेरी कॉन्शियस कि जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, और जैसे पुनीता जी ने कहा कि पहले दूसरे देशों में हुआ है, कहीं कहीं पर उसके जीएसटी आने के बाद इन्फ्लेशन आया है, और यहाँ भी हरप्रीत जी जैसे सर्विसेज वाला स्पष्टीकरण किया कि इसमें दे हैव बीन केयरफुल कि ज़्यादा इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आए, और इसके कारण जो कंज्यूमर है उसके हाथ में भी कोई महंगाई विशेष तौर पर नहीं बढ़े। मिस्टर सिंघानिया, वही सवाल जो मैंने पुनीता से भी किया था कि आपको क्या लगता है कि कितना बढ़ सकता है इस देश का जीडीपी? देखिए, बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं। पहले एस्टिमेट निकला था कि 2% तक भी बढ़ सकता है। मैंने एक कोई देखा कि किसी वर्ल्ड बैंक या कई विदेशी स्टडी हुई थी, उसने 4% तक की बात करी। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से 1 और 2% के बीच में बढ़े। ये सारे एस्टिमेट्स हैं, गेस्टिमेट्स भी हैं मेरे ख्याल में, लेकिन ज़रूर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ज़रूर इसमें बढ़ोतरी होगी जीडीपी में, सिंप्लीफिकेशन होगा, टैक्स बेस बढ़ेगा, एफिशिएंसी आएगी हमारे सिस्टम्स में। तो और काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़ास करके बड़ी बिज़नेस की तरफ से, जहाँ एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, यानी आप एक बिज़नेस से पूरा टैक्स कंप्लायंस करके कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो सारी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते थे, वहाँ पर जाके एक लेवलाइजेशन हो जाएगा। एंड मेरे ख्याल से जीएसटी को हमको और भी गवर्नमेंट के कदमों के संग में देखना चाहिए। जैसे उनका डिजिटल थ्रस्ट है, आज जो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन पे कदम उठाए थे और भी चीज़ की, अगर आप इनको सब कंबाइन करेंगे तब इसका फ़ायदा होगा। और एक आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से इसमें स्टेटों को भी आगे जाकर फ़ायदा होगा, विच विल हेल्प देयर रेवेन्यू पोजीशन एज वेल। खैर, हम कंप्लायंस की बात कर रहे हैं तो एक बार वित्त मंत्री जेटली जी से जो हमारी बात हुई उसमें भी हमने ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने यही कहा कि एक्चुअली जो कारोबारी हैं या फिर ट्रेडर्स हैं उनका डर कुछ हद तक बेबुनियाद है और एक्चुअली जीएसटी में जो रिटर्न है वो फाइल करना आसान होगा, कंप्लायंस भी आसान होगा। जो जानबूझकर कंप्लाई नहीं करना चाहता है उनके लिए परेशानी होगी या दिक्कत होगी। जिसको हम डिसरप्शन शब्द कहते हैं, कोई भी स्टेटस को बदले तो उसको डिसरप्शन कहते हैं। आज मेरी 6, 7, 8 कानूनों के तहत मैं रिटर्न फाइल करता था, आज सब मर्ज हो गए, केवल एक रिटर्न होगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर इन पर्सन फाइल करता था, आज मुझे हर महीने केवल कंप्यूटर पे एक एंट्री करनी है और अपना जीएसटी नंबर देना है और मेरी सेल कितनी हुई वो करनी है, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर कर रहे हैं, और वो बाकी मैचिंग अपने आप कंप्यूटर करेगा। अब इसमें आईटी व्यवस्था है, कई बार ओवरलोड हो जाएगी, ये सब विषय आएंगे, लेकिन आईटी में ये भी सलूशन देने की क्षमता भी है। तो जो आईटी के हिकअप्स आते हैं वो घंटों के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, आईटी की यही खूबसूरती है। उसके अलावा एक दूसरी व्यवस्था है कि बिजनेस करने का तरीका बदलेगा। तीसरा ये है कि आज तक जो व्यवस्था थी उसमें बड़े पैमाने पे इवेजन पॉसिबल था, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस अधिक हैं और इसलिए व्यवसाय आपको औपचारिक तरीके से खातों के मुताबिक करना पड़ेगा
You expect compliance to improve going forward? Certainly, a more efficient system leads to larger compliances. लेकिन जो पहला साल है उसमें कम से कम रेवेन्यू प्रोजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू? मैं अभी नहीं कहूँगा कितने लोग रजिस्टर करते हैं, कितने पुराने माइग्रेट करते हैं, कितने नए लोग इसमें आते हैं, कंप्लायंस लेवल कितना होता है। पहले कुछ महीनों में हम थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं समय सीमा का, जब तक लोगों को पूरा अभ्यास ना हो जाए। ऑलराइट, हमारे साथ हर्षपति सिंघानिया जी भी बने हुए हैं। मिस्टर सिंघानिया, नाउ ओवरऑल मेनली एक तो सीमेंट पर आप इसका इम्पैक्ट बताइए, बिकॉज इस पर जब हम किसी रियल एस्टेट प्लेयर से बात करते हैं तो उनका अलग ही कहना है। उनका कहना है कि कॉस्ट ऑफ हाउसिंग बढ़ेगी बिकॉज हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ने जा रहा है, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट ओनली सीमेंट, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व। ये सही है क्या जो दावा है इनका? देखिए, सीमेंट में जीएसटी के कारण रेट बढ़ेगी, 2 से 3% रेट बढ़ेगी, लेकिन ये कहने के बावजूद भी हमारा मानना यह है कि सीमेंट के दर जो हैं वो शायद नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए ऐसा नेट में इसका इम्पैक्ट न्यूट्रली रहने वाला है। उसमें ऑन द एंड प्राइसेस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि कोई सीमेंट के दाम कोई बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन टैक्स ज़रूर बढ़ेगा 2 से 3%। हरप्रीत, हमने सुना जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि उनकी उम्मीद है और काफ़ी प्रैग्मेटिक और काफ़ी एक सेंसिबल अप्रोच अपनाया है सरकार ने कि हम मानते हैं कि दिक्कतें होंगी और हम सपोर्ट देने को पूरी तरह से तैयार हैं। तो एक कम से कम एक फंक्शनल लेवल पर एक अच्छी सी एक अप्रोच है सरकार की कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें दिक्कत होगी। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि आसान है बहुत, आपको लगता है कि जो सिस्टम बनाया है सरकार ने, जो पोर्टल बनाया है, जो अब जैसे आपको खुद अपना ऑनलाइन जाके एवरी मंथ अपने इनवॉइस आपको अपलोड करने, क्या ये वाकई सिंपल है या क्या इसमें भी काफ़ी लर्निंग होगी और डिपेंडेंस होगी कि आपको, अब मैं एक छोटा सा शॉपकीपर हूँ जिसने कभी ज़िंदगी में शायद कंप्यूटर ना यूज़ किया हो और अब मुझे एक कंप्यूटर या कोई गैजेट लेना होगा या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना होगा, तो क्या ये आसान है तरीका? क्या उस फ्रंट पर जो टेक्नोलॉजी का जो एक इंटरफेस है, क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से बनाया गया है काफ़ी सिंपल है? सो आंसर इज बोथ येस एंड नो। येस इन द लॉन्ग रन, नो इन द शॉर्ट टर्म। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अभी तक किसी को इनडायरेक्ट टैक्स का कंप्लायंस करना है, उसको खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना है और अपना रिटर्न फाइल करवाना है। अभी जीएसटी की वजह से हर दुकानदार को एक बेयर मिनिमम आईटी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके इनवॉइसेस जो हैं उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रेस करने हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एडवांस पे अभी तक किसी भी कारोबार में टैक्स नहीं लग रहा था, सर्विसेज पे एडवांस पे टैक्स लगता है। गुड्स के केस में एडवांस पे अभी तक हिंदुस्तान में टैक्स नहीं था। पहली बारी जीएसटी के अंदर एडवांस पे भी टैक्स लगेगा। और एडवांस पे जब लगेगा तो आपको टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट नहीं इशू करना है, एक दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है रिसिप्ट वाउचर, वो इशू करना है। तो छोटे छोटे प्रोसीजर हैं। शुरू में अगर आप देखें सारे प्रोसीजर नए हैं, रिटर्न्स कुछ हद तक बढ़ रहे हैं। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा वो बात सच भी थी कि भाई आपको एक्साइज का, वैट का, सर्विस टैक्स का अलग रिटर्न नहीं भरना। बट दूसरा एक ये भी फैक्ट है कि जीएसटी में आपको 2 से 3 रिटर्न हर महीने फिल करने हैं। कुछ रिटर्न अपने आप ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे, आपको वैलिडेट करने हैं। व्हाट आई वाज टोल्ड इज कि जो पहला है जीएसटीआर 1 वो आपको मैन्युअली भरना पड़ेगा। जीएसटीआर 2 एंड 3 जो है it'll be a pop-up, वो आएगा and you just have to accept it if you agree with it. So is that correct? Yeah, so that is partially correct. So GSTR 1 हर आदमी को भरना है, उसके बाद ऑटो पॉपुलेट होके हमको डाउनलोड करना है साइट से, जिसको हम बोलते हैं GSTR 2A। तो वो ऑटोमेटिकली 80% भरा होगा, लेकिन मेरे को वैलिडेट करना है, 20% चीज़ें खुद भरनी है और फिर GSTR 2 15 तारीख को अपलोड करना है। तो वेरी क्विकली अगर मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं, 10 तारीख को हर कारोबारी GSTR 1 10 तारीख को फिल करेगा, 11 तारीख को GSTR 2A डाउनलोड करेगा साइट से, वो ऑलरेडी सरकार बना के उसको देगी, उसको वैलिडेट करेगा, 15 को उसको फिर दोबारा अपलोड करेगा, 17 को उसको एक और रिटर्न डाउनलोड करना है, 16 की सुबह GSTR 1A 2 दिन में वैलिडेट करना है, उसको फिर अपलोड करना है 17 को, और फाइनली GSTR 3 20th को फाइल करना है। ये बात सच है कि काफ़ी रिटर्न्स ऑटो पॉपुलेटेड होंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट जो मल्टीपल टाइम्स एक कंप्लायंस करना है उसकी वजह से दिक्कतें आएंगी कि आपको GSTR 1 भी करना है, फिर 2 भी करना है, फिर 3 भी करना है, अलग अलग डेट्स हैं। और जबकि सरकार 70-80% रिटर्न बना के दे रही है, बट वैलिडेशन करना, रिकंसाइल करना, उसमें आपका समय ज़रूर जाएगा। बिल्कुल। हर्षपति जी, आपसे एक सवाल, आपको
क्या लगता है कि कितने समय तक ये जो डिसरप्शन है, जो अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंफ्यूजन है, स्टॉकिस्ट्स और कंपनीज डोंट नो कि किस रेट पर इसको सप्लाई करें, सो वी हैव सीन हेफ्टी डिस्काउंट्स इन द लास्ट फ्यू डेज एंड इट्स कंटिन्यूइंग इवन प्रोबेबली टुनाइट एज वी स्पीक। ये जो कंफ्यूजन या जो भी लैक ऑफ अवेयरनेस कह लीजिए, ये क्या आप मानते हैं 2-3 महीने के बाद सब स्टेबल हो जाएगा? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मेरे हिसाब से 1 क्वार्टर तो लगेगा, कभी कुछ चीज़ों में हो सकता है 2 क्वार्टर भी लग जाएं। तो मेरे ख्याल से बिजनेस की तरफ से, एंड आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, आई होप आई एम रॉन्ग, बट आई एम बीइंग रियलिस्टिक इन माय व्यू, कि 1 या 2 क्वार्टर तक ये इस किस्म की चीज़ रहेगी, क्योंकि क्लैरिफिकेशंस भी होंगे। लोग, जैसे अभी सब लोगों ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा, अभ्यास भी लोगों को हो जाएगा कि एक तरीका नया है। तो बिजनेसेस के लिए ये ज़रूर एक चुनौती रहेगी कि उनको, जैसे आज कुछ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो सकती है उनकी रिक्वायरमेंट्स, और सो इस किस्म की चीज़ रहेगी 1 to 2 क्वार्टर्स। बिल्कुल। चलिए मिस्टर सिंघानिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। कुछ ही देर में हमारे साथ नीलेश शाह जुड़ने वाले हैं फ्रॉम कोटक म्यूचुअल फंड। लेकिन पुनीता, नाउ सुबह से जो भी हमारी बात हुई उसमें एक चीज़ तो प्रतीत हो रही है दैट इंडस्ट्री इज ऑल्सो आई थिंक मेंटली प्रिपेयर्ड कि थोड़ा बहुत डिसरप्शन होगा, एंड मार्केट हैज़ ऑल्सो फैक्टर्ड दैट इन। सो क्या हम ये माने कि जिन लेवल्स पर मार्केट है इस समय, इंडियन मार्केट, उसमें जीएसटी का डिसरप्शन या फिर जो भी इम्पैक्ट कंजम्पशन पर आने वाला है उसकी वजह से, या फिर इवन ऑन वॉल्यूम्स स्पेशली फॉर एफएमसीजी कंपनीज, इट्स रिफ्लेक्टिंग इन द प्राइसेस? See, you have to take it in the context की where the stock market is today versus and its valuation. अगर stock market 20% lower होती और valuations ज़्यादा attractive होती, तो जो GST का थोड़ा बहुत भी अगर implementation hiccup हो या short term कुछ थोड़ा बहुत negative impact हो, वो इतना affect नहीं करता stock markets को, क्योंकि markets अभी जिस तरह की rally हो चुकी है इस साल, especially mid cap companies में, stocks में, उधर जीएसटी का जो थोड़ा बहुत भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट या कोई कहीं भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो उससे मार्केट पे नेगेटिव थोड़ा रिएक्शन हो सकता है, एंड इट्स सिंपली बेस्ड ऑन वेयर वी आर टुडे इन द साइकिल इन टर्म्स ऑफ द मार्केट्स एंड द वैल्यूएशन एंड द फ्लोज। सो इसलिए थोड़ा सा पॉज, वेट एंड वॉच एटीट्यूड मुझे लगता है कुछ दिन रहेगा। एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स इस हाल इन कंडीशंस में अगर करेक्ट करें तो इंडिया भी उससे इम्पैक्ट होगा, और अगर ग्लोबल मार्केट्स रैली करें तो इंडिया विल ऑल्सो डू वेल, बट प्रॉबेबली अंडर परफॉर्म एज वी सीन इन द लास्ट मंथ, मेनली बिकॉज ऑफ देयर इज सम अनसर्टेनिटी। एंड जो कि मिड कैप कंपनीज हैं जाके जिनके स्टॉक्स बहुत रैली कर रहे हैं, उधर ही आई डोंट नो उनका प्रिपेयर्डनेस कैसा है। लार्ज कंपनीज आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एटलीस्ट एवरी कंपनी आई हैव स्पोकन टू सेज दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो छोटे कंपनीज हैं, उनका प्रिपेयर्डनेस लेवल कैसे रहेगा, उनके डीलर्स, वेंडर्स, उनके साथ में जो बिजनेस करते हैं उनका कैसा रहेगा प्रिपेयर्डनेस, वो लोग इतने सैवी हैं कि नहीं, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। सो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न। बट हैविंग सेड दैट, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी वेरी बोल्ड स्टेप, बिकॉज नोइंग कि शॉर्ट टर्म में इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ये कंट्री लॉन्ग टर्म कंट्री के हित में है, तो इसलिए ये जानते हुए भी कि शायद शॉर्ट टर्म में कुछ इन्फ्लेशन हो, और कि कई सारे और कंट्रीज़ में भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है, कई कंट्रीज़ में गवर्नमेंट्स इलेक्शन जीती हैं, कई कंट्रीज़ में नहीं जीती हैं जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद। फिर ये सब जानते हुए भी ये एक स्टेप उन्होंने बोल्ड स्टेप इम्प्लीमेंट किया। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये देश के हित में के लिए एक छोटा मोटा जो रिस्क है, गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। पुनीता, फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, क्योंकि आप उनसे काफ़ी इंटरैक्ट करती हैं, तो वो किस तरह से देख रहे हैं इस जीएसटी के लॉन्च को और इम्प्लीमेंटेशन को? No, they obviously see foreign investors would like to see tax compliance, because India में जो tax to GDP ratio है, it is so low compared to other countries. Cash to GDP has been high, so that is why demonetization was done. So they see this whole move towards more tax compliance, more digitization in the economy as a very big move that India has undertaken, and it is
seen as a role model कि जो स्पेशली डिजिटल पेमेंट्स का जो इंडिया में काफ़ी मोमेंटम आया है, वो एक काफ़ी अच्छे से जो वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं एज अ रोल मॉडल। बट ये टैक्स कंप्लायंस जो था इंडिया का एक बहुत बड़ा नेगेटिव माना जाता था, इससे टैक्स कंप्लायंस पॉजिटिवली देखा जाएगा और इंडिया का टैक्स टू जीडीपी इंप्रूव होगा। So long term, obviously, foreign investors are quite positive and very happy with this bold move. And the only concern people write about is कि GST से थोड़ा inflation आ सकता है। And अगर मैं companies से भी बात करूँ, the companies I speak to, हालांकि their input costs are coming down and they should perhaps lower prices. I don't think anyone is ready to lower prices despite this anti-profiteering policy. Because they're not certain yet कि input cost versus the tax they have to pay, how it will play out. Right. So I think short term में prices will remain on the higher level and may actually go up, especially for consumers on the high end. So I think inflation is never good for equity markets. And to Mihir's question, any inflationary impact means RBI will not be able to cut either. So that could also have a short-term negative impact on the market. Absolutely. चलिए पुनीता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ और ख़ास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ शक्तिकांता दास जी जुड़े हैं और साथ ही नीलेश शाह हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड से मौजूद हैं। लेकिन मैं पहले शक्तिकांता दास जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एंड हिस्ट्री इज़ इन द मेकिंग, टू बी प्रिसाइज, ठीक 5 घंटे और 27 मिनट के बाद भारत एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। कुछ महीनों पहले इसने और एक नए युग में प्रवेश किया था डिमोनेटाइजेशन के चलते, आप भी उसका हिस्सा थे। जीएसटी के लिए व्हाट इज़ योर असेसमेंट? ऑब्वियसली थोड़े बहुत इनिशियल हिकअप्स होंगे, बट क्या डिमोनेटाइजेशन की इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज हुई, ये अपने आप में सरकार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में कामयाब रही दैट लेट्स गो अहेड एंड रोल आउट जीएसटी एज वेल? देखिए, जीएसटी की जहाँ पे सवाल है, आप जीएसटी की बात जब हम करें तो ये मन में रखना चाहिए कि पिछले 7-8 महीने से सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था, जब तक मैं पिछले महीने तक सरकार का एक हिस्सा था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड पिछले 7-8 महीने से सरकार की तरफ से हम लोग ये कह रहे थे कि 1 जुलाई से ये ज़रूर लागू हो जाएगा। और डिमोनेटाइजेशन की जहाँ बात करें, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी दोनों को अगर इकट्ठे आप देखेंगे एज ए पैकेज, तो दोनों का नतीजा ये निकलेगा, जो हमारे देश में जो पैरेलल इकोनॉमी बहुत एक लार्ज पोर्शन ऑफ आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक पैरेलल इकोनॉमी में चलता आ रहा है, वो पैरेलल इकोनॉमी डिमोनेटाइजेशन के बजाय और अभी जीएसटी के बजाय वो पैरेलल इकोनॉमी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और रियल इकोनॉमी जो है, रियल ग्रोथ उसमें दिखाई देगा। और जीएसटी का जहाँ पे सवाल है, ये बहुत एक हिस्टोरिक हमारे देश के जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसमें ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। पिछले 70 साल से एक टैक्सेशन स्ट्रक्चर चलता आ रहा है देश में। सेंट्रल में इनडायरेक्ट टैक्सेशन पहले था सिर्फ सेंट्रल एक्साइज, फिर बाद में सर्विस टैक्स आ गया। स्टेट लेवल में आप देखने जाए तो एक वैट लॉ था, एक लग्जरी टैक्स लॉ था, एक एंट्री टैक्स लॉ था, फिर एंटरटेनमेंट टैक्स लॉ था, कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन थे। अभी क्या हो रहा है, ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे वो सारे मिला के एक कॉमन जीएसटी जो कह रहे हैं, अंडर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये लागू होने जा रहा है। इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी मैंने काम किया हुआ है पहले और उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, और सिर्फ ये मेरा नहीं, जनरल एक्सपेक्टेशन ये है कि इकोनॉमी के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इसकी वजह जीएसटी का जीडीपी का ग्रोथ बढ़ेगा, और अगर हमारे देश में आने वाले दिन में हम 9% ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जीएसटी उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। मिस्टर दास, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन जी बिजनेस। दिस इज़ विवेक लॉ। एक आपके लिए सवाल मेरा, और क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप एक अहम हिस्सा रहे हैं इस पूरे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए का, डिमोनेटाइजेशन का भी आप एक बहुत ही अहम हिस्सा थे, और जीएसटी पे जो इतने साल काम हुआ है उसमें भी आप इन्वॉल्व थे, तो ये आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी आंकड़े
और जो एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं ये आ रही हैं और कह रही हैं कि कोई कहते हैं कि 1% बढ़ सकती है जीडीपी, कोई कहते हैं 2% बढ़ सकती है जीडीपी, एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ने तो 4% तक कह दिया है। तो क्योंकि आपने भी कहा जैसे कि आप इतने क्लोजली जुड़े रहे हैं सरकार से, आपका क्या मानना है कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है इसका? क्योंकि व्यूअर्स के मन में ये है कि अब आगे चलकर शायद टैक्सेस बढ़ें, सर्विस टैक्स तो बढ़ेंगे, बहुत ही डिसरप्शन होगी अगले 3-4 महीने, जो हमेशा ही होती है जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म आता है, इसमें कोई बहुत दुखी होने वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जीएसटी का क्या फायदा होगा इस देश को? तो जब आपने जीडीपी बढ़ेगी कहा, आपका क्या असेसमेंट है कि कितना बढ़ सकती है? देखिए, मैं कोई एक डेफिनाइट नंबर मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन 3 जो स्पेसिफिक, कई सारे कारण होंगे क्यों जीडीपी, मतलब वाई जीडीपी विल गो अप, क्यों जीडीपी में बढ़ोतरी आएगी, उसके लिए कई कारण है। बट 3 स्पेसिफिक कारण जो है मैं बताना चाहूंगा। एक तो है जो कि पैरेलल इकोनॉमी, जो अनअकाउंटेड कैश इकोनॉमी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वो दैट कैश बिजनेस, दैट बिजनेस विल गो, एंड सारे जो अनअकाउंटेड बिजनेस है वो हमारे जीएसटी अकाउंटिंग सिस्टम में आ जाएगा। तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ जीएसटी, पार्ट ऑफ द जीडीपी कैलकुलेशन। दूसरा कारण ये आएगा कि हमारा जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस है, वो बहुत कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। बिजनेस और इंडस्ट्री का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। कॉम्पिटिटिवनेस इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको पहले बार मिल रहा है अक्रॉस द कंट्री, पूरा देश एक मार्केट बन गया है। तो आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट और वो टैक्स सेट ऑफ आपको मिल जाएगा। इसी के कारण जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो जाएगा और हमारा जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, उसका कॉम्पिटिटिवनेस में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। तो नेचुरली उसके कारण हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें बहुत बॉयंसी आएगा। तीसरा कारण ये होगा जो टैक्स नेट है वो टैक्स नेट में भी वाइडनिंग होगा और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जब बढ़ेगा उसके कारण वो भी जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और सरकार के पास, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जब एक्स्ट्रा रेवेन्यूज आने लगेंगे मीडियम टर्म में, तो उसके तहत सरकार के तरफ से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो डेफिनेटली इट विल गो अप। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सेक्टर्स है उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत, उसमें इम्प्रूवमेंट और बहुत इंक्रीज आएगा। तो ये सब मिला के अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जीडीपी के ग्रोथ में मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इस पॉइंट में 1% 2% कोई नंबर के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मिस्टर दास, एक चीज़ बताइए, मेरी इनफैक्ट हसमुख आदिया जी से भी बात हो रही थी, वित्त मंत्री से भी मैंने ये सवाल पूछा। नाउ ऑब्वियसली क्योंकि एक नया सिस्टम है, बीच में लागू होने जा रहा है, एटलीस्ट जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन है वो फिलहाल इट्स इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। सो आपका निजी असेसमेंट क्या है? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ऑन द रेवेन्यू साइड आ सकता है क्या पहले साल में रोल आउट के? इसे देखिए, थोड़ा बहुत तो अनसर्टेनिटी आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रेट कैलकुलेट किया गया है वो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, राइट। और उसके ऊपर जो बॉयंसी फैक्टर वो भी आप मतलब उसको भी हम कैलकुलेशन में लेनी चाहिए। लेकिन बॉयंसी फैक्टर जो है उसका ट्रू इम्पैक्ट मतलब तुरंत डे 1 से मतलब वो फीलिंग नहीं आएगा, कुछ महीने में वो जो बॉयंसी फैक्टर उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। और जो रेट कैलकुलेशन है वो तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कैलकुलेशन किया गया है। तो मेरा जो अंदाजा है कोई मतलब सिग्निफिकेंट एक डाउनसाइड जो है रेवेन्यू कलेक्शन अगर कहना जाएंगे, कोई सिग्निफिकेंट डाउनसाइड इसका नहीं रहेगा। और कितना इम्पैक्ट आएगा लेकिन ये बहुत मतलब थोड़ा सा तो अनसर्टेनिटी है, ये हमको मानना पड़ेगा। आगे आगे जाके हमको क्लियरली पता लगेगा कि क्या इम्पैक्ट है। लेकिन डाउनसाइड मतलब रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा, मेरे हिसाब से उसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। राइट। मिस्टर दास, साथ ही ओवरऑल कंजम्पशन पर आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक तो चलिए कंप्लायंस बढ़ेगा, वो अपनी जगह ठीक है, जैसे आपने कहा कि पैरेलल इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी अगर हम जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन का एक कंबाइंड इम्पैक्ट देखें। नाउ क्योंकि भारत में ख़ास तौर से कोशिश की गई है दैट एक तो रेवेन्यू न्यूट्रल रखा गया है रेट को, दूसरा इन्फ्लेशन के ऊपर पूरी कोशिश ये की गई है कि इट कीप्स इन्फ्लेशन ऑल्सो न्यूट्रल, और मे बी इफ़ एट ऑल इट हैज़ टू हैव एनी इम्पैक्ट
देन एटलीस्ट मासेस के लिए जो आइटम्स हैं उस पर डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट हो रादर देन इन्फ्लेशनरी. So do you expect consumption to pick up, which will eventually transmit to the GDP? I think when the economic activity जब बढ़ेगा, मतलब जब ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा और जब मतलब ट्रू इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, मतलब जब टैक्स ऑन टैक्स मतलब कुछ महीनों में हम उसका इम्पैक्ट हमको मतलब देखने में मिलेगा कि मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो सेट ऑफ बेनिफिट, वो सब जब आने लगेंगे, उसका वो जब विजिबल हो जाएंगे तो डेफिनेटली प्राइसेस के ऊपर काफ़ी सोबरिंग इम्पैक्ट रहेगा. और जो हमारे गुड्स साइड में तो कई सारे गुड्स के रेट्स वैसे कम हुए हैं. सर्विस टैक्स साइड में जो रेट थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है उसको हम ये देखना, वन साइड ऑफ द स्टोरी, वन साइडेड व्यू ये है कि सर्विस टैक्स रेट 2 या 3% बढ़ गया है. लेकिन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको टैक्स क्रेडिट पहले बार अक्रॉस इंडिया आपको मिल रहा है. तो जो 2% या 3% का टैक्स इंक्रीज है उसका जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर एक बहुत ही मॉडरेटिंग इम्पैक्ट आएगा. आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, उससे एक मॉडरेटिंग इम्पैक्ट आएगा. तो आने वाले दिन में तो डेफिनेटली कंजम्पशन मतलब बढ़ने का चांसेस है. लेकिन हमको ये माइंड में रखना चाहिए क्योंकि पिछले कई दिनों में पता नहीं क्यों बहुत सारे डीलर्स और ट्रेडर्स बहुत सारे डिस्काउंट उन्होंने ऑफर किया है. उसका इम्पैक्ट क्या आएगा पहले कुछ हफ्तों में वो कहना मुश्किल है. लेकिन इन द मीडियम टर्म आई थिंक डेफिनेटली कंजम्पशन में बढ़ोतरी आएगी. बिल्कुल. हमारे साथ नीलेश शाह भी बने हुए हैं. नीलेश, आई एम कमिंग टू यू, बट वन लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर दास बिफोर दैट. मिस्टर दास, आखिरी सवाल आपसे मेरा होगा. अभी भी जैसा आपने खुद भी कहा कि कई सारे डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं, साथ ही कई सारे एजिटेशंस भी चल रहे हैं या फिर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कई सारे एसोसिएशंस की तरफ से, पर मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा. विद इन यू नो सेम कमोडिटी हमने कहीं कहीं थोड़ी बहुत एनोमली देखी है. अब जैसे अगर आप ड्राई फ्रूट्स को लें, नाउ आलमंड इज़ इन हायर टैक्स ब्रैकेट एंड कैशू नट विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वली प्राइस्ड मार्केट में, वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है. आई मीन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. या फिर आप अगर ऑटो को ले, अब हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं उनको हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है, जिस पर ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी शिकायत भी हुई या फिर दे एटलीस्ट उन्होंने अपना केस रखा मिस्टर जेटली के सामने. ये इस तरह के एनोमलीज पर आपका व्यू क्या है? इसको मैं एनोमली नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि एक तो जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया है टैक्स रेट फिक्स करने के लिए, वो प्रिंसिपल ये है कि आप जितने स्टेट टैक्स है, वैट है और उसके ऊपर जितना आपका एग्जिस्टिंग एक्साइज ड्यूटी और एग्जिस्टिंग वैट है, दोनों को मिला के जो रेट बनता है उसका नियरेस्ट जीएसटी रेट, उसके ऊपर टैक्स रेट फिक्स किया गया है. ये जनरल प्रिंसिपल. बाकी हमारे कुछ सारे अनोमलीज इसीलिए दिखने में आता है क्योंकि कुछ सिचुएशंस में एक प्रोडक्ट ले लीजिए, वो एक सिचुएशन में वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो सकता है लेकिन दूसरे सिचुएशन में वो फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है. और कोशिश ये रही है, जहाँ तक मेरा मतलब, जहाँ तक वट एवर आई हैव अंडरस्टूड, कोशिश ये रहा है कि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका रेट जो है उसको सिनर्जाइज, उसको हार्मोनाइज किया जाए ताकि वो जो टैक्स आर्बिट्राज और जो टैक्स क्लासिफिकेशन में जो कंट्रोवर्सीज आते थे पहले और जिसको कि मतलब पिछले कई सालों में हमने काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में, लेकिन जीएसटी में वो जो टैक्स रेट हार्मोनाइजेशन की तरफ वो काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है. अगर कहीं पे कुछ अनोमली है तो जीएसटी काउंसिल मतलब रेगुलरली मतलब एवरी मंथ आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन ये है कि हर एक महीने अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी और वो डेफिनेटली जीएसटी काउंसिल इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे. मिस्टर शक्तिकांत दास, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस ऐतिहासिक दिन पर. एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस ऑन योर रोल एज वेल over the years in bringing the GST reform into place. Thank you for joining us here on Zee Business. हमारे साथ also जुड़ रहे हैं नीलेश शाह, कोटक म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO. थैंक यू वेरी मच नीलेश. आप इंडिया स्टोरी के एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं. आप बहुत बहुत अच्छी चिट्ठियां भी लिख देते हैं फॉरेन इन कुछ लोगों को जो क्वेश्चन करते हैं इंडिया स्टोरी को. आज आप बहुत खुश होंगे. एक बहुत मोमेंटस डे है आज के, चाहे हिकअप्स हों और इस पे हम चर्चा करेंगे, जैसे आपसे बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा नंबर्स पे, लेकिन जस्ट द फीलिंग कि एक
ऐसा एक इवेंट जो शायद आपने पिछले 20 साल से, हम सुबह बात कर रहे थे कि जब से मैंने कम से कम अपना करियर शुरू किया तब से जीएसटी सुनते थे, और अब ऑलमोस्ट 15-20 साल के बाद ये एक रियलिटी होने वाला है, तो बहुत खुश होंगे आप? डेफिनेटली विवेक जी, मतलब बचपन में जब पढ़ते थे तब कहा था कि इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में है। जब बड़े होके मार्केट में आए तब पता चला हम एशिया में नहीं अफ्रीका में है। हमारा टैक्स कंप्लायंस रेशो तो अफ्रीकन नेशनों के बराबर है। तो आज एक उम्मीद है कि हम अपने लाइफ टाइम में भारत को अफ्रीका से एशिया आता हुआ देख सकते हैं, और ये जर्नी चालू हो चुकी है। मंजिल कब पहुँचेंगे पता नहीं, बट डायरेक्शन तो सही है। तो कुछ सालों में हम अफ्रीका से एशिया तक तो ज़रूर पहुँच जाएंगे, तो बहुत खुशी होती है। दूसरी चीज़ है विवेक, जैसे आप हैं, मैं हूँ, मिहिर है, हम सब सैलरीड क्लास पीपल हैं। अपने आसपास के लोगों को देखते हैं जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसेदार हैं, बट हम जो एक साल में टैक्स भरते हैं उन्होंने अपने पूरे जन्म में नहीं भरा है। तो अब मतलब एक ये भी उम्मीद आती है कि ज़िंदगी भर हमने टैक्स का बर्डन वहन किया है, अब हो सकता है कि टैक्सेशन बर्डन फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरे तबके जो भारत के जिन्होंने आज तक अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्स नहीं पे किया है वो भी करेंगे। तो इंडिविजुअली भी खुश हूँ, प्रोफेशनली भी खुश हूँ कि चलो अपने लाइफ साइकिल में ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट पिछले 1 आध साल में तो नीलेश, हमने कई ऐसे निर्णय देखे इस सरकार के जो कि लाइफ टाइम में 1 आध 2 बार ही देखने को मिलते हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो या फिर जीएसटी। आपने कुछ समय पहले एक बड़ा ही रोचक आर्टिकल लिखा था नीलेश, हालांकि वो इन्वेस्टमेंट पर था, अपने रामायण का एग्जाम्पल दिया था इन्वेस्टिंग के लिए। रामायण में कुछ जीएसटी का पैरेलल ढूंढ पाए हैं क्या आप? आई एम श्योर आपने कोशिश तो की होगी, या फिर किसी और माइथोलॉजिकल किताब में कुछ? नहीं मीर, वैसे तो कोशिश नहीं की, बट क्लियरली अगर हम चाणक्य को देखें जिन्होंने अपने अर्थशास्त्र के द्वारा एक मुहिम की थी कि किस तरह टैक्स को कलेक्ट किया जाए, तो उन्होंने कहा था कि जैसे एक मधुमक्खी फूल में से मधु को लेती है, उसी तरह सरकार ने प्रजा से टैक्स लेना चाहिए। एंड मतलब जीएसटी है वो कुछ उस तरह का टैक्स है। ये टैक्स को डिवाइड कर देता है उन करदाताओं पे जो ईमानदारी से अपना टैक्स भर रहे हैं, और उन लोगों के ऊपर जो पैरेलल इकोनॉमी में रह के टैक्स की आर्बिट्राज करके टैक्स की अवॉइडेंस कर रहे हैं। तो ये एक मधुमक्खी की तरह अगर हम टैक्स लेना चालू करें जनता से और उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो 1 टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ेगी, सरकार के पास इन्वेस्टमेंट करने की या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पैसा आएगा, एंड धीरे धीरे करके इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। आज बहुत सारी कंपनीज हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में काम करती हैं, अपने मजदूर को वो मिनिमम सैलरी पे नहीं करते, चिट्ठी वाली सैलरी एक होती है और रियल सैलरी दूसरी होती है, एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, पुरानी मशीनरी है तो इफ़िशेंसी और प्रोडक्टिविटी नीचे है, सिर्फ टैक्स का आर्बिट्राज है इसलिए धंधा चलता रहता है। तो जीएसटी की वजह से ये सब कंपनीज के ऊपर कंसोलिडेशन की प्रेशर आएगी, वो जाके अपने आप को बदलेगी, नई टेक्निक में इन्वेस्ट करेगी, स्केल बनाएगी, और उस तरह से भारत का ग्रोथ आगे बढ़ेगा। सो ये कुछ उम्मीदें हैं जीएसटी की तरफ से कि एक बार इससे इम्प्लीमेंट होगा तो ये सारे बेनिफिट्स हमारी इकोनॉमी को प्रदान होंगे। हरप्रीत, सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और जहाँ पर ये पर्ची के जो बिल मिलते थे और इट वाज ऑफ अ वेरी लार्ज स्केल, लैक्स ऑफ करोर्स, द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, क्या आपको लगता है कि पोस्ट जीएसटी अब क्योंकि जो सिस्टम अब जो डलेगा उसमें कि आपके पास एक ऑडिट ट्रेल रहेगी, आप एकदम से देख सकते हैं कि किसने यहाँ से कितना भेजा सामान और यहाँ कितना बेचा, जो पहले पॉसिबल नहीं था, क्या आप मानते हैं कि इससे काफ़ी हद तक जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर, वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे? क्या आपका ये राय?
बिल्कुल, आई पर्सनली बिलीव कि जीएसटी का इम्पैक्ट जो पैरेलल इकोनॉमी में है वो डीमोनेटाइजेशन से या ब्लैक मनी बिल से बहुत ज़्यादा होगा। इसके बहुत ज़्यादा होगा। इसके सिंपल 2-3 कारण है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हर रजिस्टर्ड डीलर को 100% ऑफ हिज आउटवर्ड सप्लाई, चाहे वो गुड्स बेच रहा हो चाहे सर्विसेज, रिपोर्ट करनी है। मैं बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब तक सप्लाई चेन में एक आदमी भी रिपोर्ट कर रहा है तो पूरी सप्लाई चेन जो है पकड़ी जाएगी। मेरे ने गुड्स आपको बेचे, आपने मेरे को बेचे, मेरा ईमान डगमगा गया और मैंने आगे उसको रिपोर्ट नहीं किया। सो लॉन्ग एज मेहर आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरे को रिपोर्ट कर रहे हैं, सरकार के पास एक सिस्टम है पकड़ने का कि विवेक जो इतना माल बेच रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। अगर हरप्रीत के पास जा रहा है तो हरप्रीत आगे उस सेल को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो ये ऑडिट ट्रेल जो जीएसटीएन पोर्टल पे होगी, इसकी वजह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कटेल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि अभी क्या है, सारा डेटा जीएसटीएन पोर्टल पे होगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी टर्नओवर को कम रिपोर्ट करूँ तो मैं अपने ऑफिसर के साथ साठगांठ करके उसके साथ मैंने अंडर रिपोर्टिंग कर दी, रिटर्न फाइल कर दिया। अब क्योंकि सारी ट्रेल डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर के पास होगी, अगर एक ऑफिसर को मैं पटा भी लेता हूं तो उसके सीनियर और उसके जूनियर जो है वो देख सकते हैं। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एवेड टैक्स। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट वही मिस्टर जेटली भी उस दिन जो कह रहे थे कि इससे कंप्लायंस इवेंचुअली बढ़ेगा। अब हरप्रीत जी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नीलेश, नाउ यू नो ये अपने आप में ऑब्वियसली एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। आपने चिट्ठी कुछ विदेशी निवेशकों को जब लिखी थी इंडिया स्टोरी को लेकर, उस समय जीएसटी रोल आउट नहीं हुआ था। अब तो जीएसटी भी रोल आउट हो गया। वी आर लुकिंग एट अ नॉर्मल मॉनसून। डिमोनेटाइजेशन का कोई खास इफेक्ट हुआ नहीं। सो सारी चीज़ों को जोड़कर अगर हम देखें तो इंडिया स्टोरी, इज इट टाइम टू बी बुलिश लाइक नेवर बिफोर ऑन इंडिया स्टोरी, या फिर ये प्राइस्ड इन है इस समय मार्केट्स में? सो मीर, आपने जितने अच्छे कारण बताए उसका एक ही मतलब चीज़ है कि वो वैल्यूएशन में काफ़ी हद तक प्राइस हो चुके हैं। सो ये बुलिश होने का समय ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट बढ़ता ही रहेगा। हमें लगता है कि मार्केट इस वक्त एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरना चाहिए। अर्निंग्स थोड़ी अभी भी पीछे है एंड जीएसटी 1-2 क्वार्टर की अर्निंग्स को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे शक्तिकांत दास बता रहे थे कि डीलर के पास इन्वेंट्री लेवल कम हो रही है, डीलर डिस्काउंट दे रहा है, तो उसकी क्या इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आएगी, वो हमें देखनी है। तो बुलिश जरूर रहिए, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट कल भी बढ़ेगा और परसों भी बढ़ेगा। हो सकता है कि मार्केट कुछ समय के लिए एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरे। नीलेश, जो सबसे बड़ा इशू रहा है पिछले 2-3 साल से, शायद उससे भी ज़्यादा, वो ये है कि जो अर्निंग साइकिल है वो रिकवर नहीं हुई है। और जब लग रहा था कि ये थोड़ी बहुत रिकवर हो रही है, तब डीमोनेटाइजेशन आया, उसका इम्पैक्ट हुआ 2 क्वार्टर। अब जीएसटी का इम्पैक्ट होगा 2 क्वार्टर। तो ये जो अर्निंग साइकिल है, ये आप अब कब तक देख रहे हैं रिकवर करने के लिए? सो विवेक, आपने सही कहा कि ब्रॉड मार्केट में पिछले 3 साल से कोई अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है। बट अगर उस ब्रॉड मार्केट को हम 2 तबकों में डिवाइड कर दें, एक जहाँ पे ऑटोमोबाइल से, ऑटो कंपोनेंट्स है, सीमेंट है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, केमिकल्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, मीडिया है, कुछ डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज है, कुछ एफएमसीजी कंपनीज है, वहाँ पे अभी भी प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। इवन इन पीएसयू सेक्टर लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में प्राइवेट बैंक्स जो रिटेल फोकस्ड है, एनबीएफसी है, ब्रोकिंग कंपनीज है, वहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो एनपीए साफ कर रही है, प्राइवेट बैंक्स जो कॉर्पोरेट लेंडिंग के ऊपर फोकस की थी, पावर सेक्टर जो जनरेशन में था, टेलीकॉम सेक्टर जहाँ पे कंपटीशन बहुत बड़ी है, और कुछ मेटल कंपनीज जहाँ पे ग्लोबल प्राइसेस नीचे आने की वजह से प्रॉफिट से लॉस हो रहा था। तो ये दोनों तबकों को जब आप जमा कर ले तो लगता है कि प्रॉफिट ग्रोथ स्टेगनेंट है। मगर आप जब उसे अलग अलग कर ले तो एक साइड में 15-20% प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों से चल रहा है और दूसरे साइड में लॉस के ऊपर लॉस अभी भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आने वाला 1 साल प्रोबेबली अर्निंग्स ग्रोथ के रूप से उतना अच्छा नहीं होगा, बट अगर आप उसके अंदर अपनी कंपनीज, अपने पोर्टफोलियो पकड़ सके तो मेरे हिसाब से 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ FY 2018 साल में
आना पॉसिबल है उन पोर्टफोलियोज के लिए। वो डोमिनेटेड रहेंगे प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे केबल्स, वायर्स, टाइल्स, ये टाइप की कंपनीज में रहेगा। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू दिया आपने नीलेश। आज तो खैर चलिए एक ऐतिहासिक ओकेजन है, आप भी देखिएगा जी बिज़नेस पर हम काफ़ी बड़ी कवरेज इसकी दिखा रहे हैं और जीएसटी के लॉन्च की, जो कि आज रात 12 बजे होने जा रहा है। लेकिन अगले हफ्ते हम फिर से एक बार आपसे बात करना चाहेंगे। तब तक आप एक नई माइथोलॉजिकल किताब का पैरेलल कुछ ढूंढ लीजिएगा जिसके आधार पर हम बात करेंगे आपसे इन्वेस्टमेंट और की। एक नई चिट्ठी भी तब तक लिख दीजिएगा। नई चिट्ठी भी लिख लीजिएगा आप। बट विल रिकनेक्ट नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू निलेश, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।